तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर से एक गुजारिश, एक इल्तिजा, एक दरख्वास्त, वो ये कि आज की कहानी बच्चों को ना सुनाएं। मैं नहीं चाहता हूँ कोई बच्चे सुने। हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर में बहुत सारे बच्चे हैं। फिर किसी दिन और सुन लेंगे आप, आज की मत सुनिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, क्राइम की दुनिया में कब कब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, और फिर एक और कोई ऐसी चीज़ होती है जो दिमाग को सन्न कर देती है, फिर सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये आखिर इसकी इंतहा क्या होगी, इंसान कहाँ जाकर रुकेगा। इंडियन आर्मी में एक शख्स काम करता था, मतलब उस वक्त वो फौजी था इंडियन आर्मी में। नाम गुरुमूर्ति, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, देशभक्ति का जज्बा, और इसी देशभक्ति के जज्बे से वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता क्योंकि उसका ड्रीम था। हैदराबाद का रहने वाला गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में कुछ वक्त काम करता है और फिर इंडियन आर्मी छोड़ देता है। इसके बाद अब वो कुछ और काम करता है, फिर लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, बहुत ही मतलब खुफिया जगह जिसको हम कहते हैं, DRDO, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, वहाँ बतौर सिक्योरिटी अफसर के तौर पर वो काम करना शुरू कर देता है आर्मी छोड़कर, क्योंकि आर्मी का बैकग्राउंड था, इसलिए DRDO में भी उसे नौकरी मिल गई। DRDO बहुत ही सेंसिटिव जगह है, यहाँ पे सारे डिफेंस की चीज़ें रिसर्च होती हैं। यहाँ के हर एम्प्लॉय, हर गार्ड, हर सिक्योरिटी वालों की भी एक तरह से जासूसी होती है। तब गुरुमूर्ति आर्मी से निकलकर DRDO में काम कर रहा है। इसी दौरान जब वो आर्मी में था तो घर वालों ने उसके लिए एक लड़की देखी, नाम था P. वेंकटा माधवी। माधवी एक अच्छे घर की लड़की गुरुमूर्ति को भी पसंद आ जाती है और 2012 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुश, धीरे धीरे वक्त बीतता है, इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पहले आर्मी में, फिर DRDO में नौकरी। हैदराबाद के मीरपेट इलाके में यह परिवार अपने घर में रहा करता था। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ ठीक ठाक था। माधवी के घर वालों को भी पता था कि माधवी का परिवार ठीक है, पति उसे प्यार करता है, 2 बच्चे हैं, अक्सर त्योहारों में घर आना जाना भी होता उसका मायके। अब जनवरी में मकर संक्रांति हम लोगों के यहाँ नॉर्थ इंडिया में 14 जैन को होता है, और ये अलग अलग नामों से देश के अलग अलग हिस्सों में भी होता है। तो साउथ इंडिया में बड़ा फेमस है, इसको पोंगल कहते हैं, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से मनाते हैं, बल्कि 4-7 दिनों तक वो पोंगल मनाते हैं। हमारे यहाँ तो ये कि 14 जैन को 14 जनवरी को मनाया और बस, वहाँ 4 से 7 दिनों का ये त्यौहार होता है। और ये त्यौहार इतना बड़ा होता है कि आमतौर पर हर घर में लोग अपने घर जाना चाहते हैं। जैसे कोई पत्नी है तो वो अपने मायके जाना चाहती है, बेटा कहीं जॉब कर रहा है तो वापस घर जाना चाहता है। तो पोंगल के दिन आया, सब कुछ ठीक ठाक। 16 जनवरी ये आखिरी दिन था जब माधवी ने अपने मायके फ़ोन पर बात की। अमूमन वो हर दिन एक बार शाम को या रात को ज़रूर घर पर फ़ोन करती थी। अब 16 जनवरी को एक बार आखिरी सुबह बात हुई, लेकिन रात को हुई नहीं। घर वालों को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, त्यौहार है, बिजी होगी। 17 जनवरी को फ़ोन किया, फिर भी कोई सूचना नहीं। उन्होंने अपने दामाद को फ़ोन किया, गुरुमूर्ति को। तो गुरुमूर्ति ने कहा कि पता नहीं वो गुस्से में कहीं चली गई है। उन्हें लगा ठीक है, आ जाएगी। अब 18 जनवरी की तारीख आ गई, लेकिन माधवी का मोबाइल स्विच ऑफ, कोई बातचीत नहीं। अब माधवी के माँ बाप को फिक्र हुई। उन्होंने कहा कि चलकर अपनी बेटी की खबर लेते हैं। अब वो जहाँ रहती थी अपने उस गांव से हैदराबाद पहुँचती हैं। हैदराबाद अपने दामाद के घर पहुँचती हैं, मीरपेट। दामाद गुरुमूर्ति अकेला। उसकी वजह ये थी कि जब ये पोंगल आया तो माधवी की एक और बहन भी हैदराबाद में रहती थी। तो माधवी के बच्चे पोंगल मनाने अपनी मौसी के घर चले गए। अब गुरुमूर्ति अकेला था घर में। माँ बाप आते हैं, उसके बाद पूछते हैं, तो फिर वो बताता है कि असल में हुआ ये कि पोंगल के वक्त माधवी अपने घर जाना चाहती थी। गुरुमूर्ति ने कहा कि मैंने उसको मना किया कि अभी बच्चे हैं यहाँ पर, मेरी भी नौकरी है, तुम इस बार मत जाओ, बाद में चले जाना। इस बात पे वो गुस्सा हो गई
और फिर दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद वो 16 जनवरी को घर छोड़कर चली गई। घर वालों ने कहा ऐसी बात थी तो आपको हमें बताना चाहिए था। उसने कहा मुझे लगा लौट आएगी, तो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। अब 18 जनवरी 2 दिन बीत गए थे, घर वाले आ चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं अब तो कोई सुराग मिल नहीं रहा, तो चल के पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। तो गुरुमूर्ति ने कहा कि हाँ मुझे भी फिक्र हो रही है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। अब माधवी के माँ बाप और माधवी का पति गुरुमूर्ति, ये तीनों इसी मीरपेट इलाके में जो लोकल पुलिस स्टेशन था इनके ज्यूरिसडिक्शन में, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाकर पूरी रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, पूछताछ करती है, फिर कहती है हम तफ्तीश कर रहे हैं। अब लगभग 16 के वो गायब हुई, 17, 18 को रिपोर्ट लिखी गई, 18 बीत गया, 19, 20, 21, 22 तारीख आ गई, लेकिन माधवी का कुछ सुराग नहीं मिला। 6 दिन हो चुके थे और पुलिस ने अपनी तरफ से भी पता करने की कोशिश की, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पहले पुलिस ने भी इस केस को हल्के में लिया, उसे लगा कि पति ने बताया था कि मायके नहीं जाने दिया, गुस्से में होगी तो किसी अपनी सहेली वहेली के घर चली गई होगी। लेकिन जब 6 दिन बीत गए तो अब पुलिस को भी फिक्र हुई कि कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने सीरियसली इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 22 को उसने सारी जानकारी इकट्ठा की, फिर गुरुमूर्ति से दोबारा पूछताछ किया। बोला अच्छा बता हुआ क्या था। तो उसने कहा 16 तारीख को मैं आया, उसके बाद शाम को यही जाने के लिए बहस हुई, मैंने उसे मना किया, गुस्से में घर छोड़ के चली गई। अब पहली बार 22 जनवरी को पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का सोचती है। ये काम पहले भी कर सकती थी, बट उसने शुरुआत में केस को हल्के में लिया था। अब जब उसने गुरुमूर्ति के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अजीब सी एक चीज़ नजर आई। वो ये कि दिन में एक बार दोपहर से पहले माधवी घर से निकली और फिर घर की तरफ जाती हुई दिखाई दी, घर के अंदर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद उस घर से माधवी कभी बाहर आई नहीं। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन वो सीसीटीवी का एंगल कुछ ऐसा था कि अगर वो घर से बाहर निकल भी जाए तो कुछ जगहों पे ऐसा है जो वो पकड़ नहीं सकता था। तो यहां बेनिफिट ऑफ डाउट पुलिस ने गुरुमूर्ति को दे दिया। लेकिन पुलिस को अब शक हो रहा था कि अब जिसकी बीवी घर छोड़ के चली जाए और 16 को जाए और 18 तक वो कोई रिपोर्ट भी ना लिखाए, 18 को रिपोर्ट तब लिखाए जब इन लॉज उसके आ जाए, और फिर उन लॉज के साथ मिलके वो ढूंढ रहा। और इस दौरान में लगातार अगले 6 दिनों तक वो महादेवी के तमाम दोस्त, जितने जानकार, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर एक के घर इन लॉज के साथ जाता, दिन भर ढूंढता अपनी बीवी को। कुकर पे याद आया कि बहुत साल पहले दिल्ली के, अब तो वहाँ एक 5 सितारा होटल है, एक बहुत चर्चित केस हुआ था, तंदूर कांड, जिसमें नैना साहनी नाम की एक महिला, वो भी एक पत्नी थी सुशील शर्मा की, कत्ल करने के बाद सुशील शर्मा को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं, और आखिर में उसने जलते हुए तंदूर में, जिसमें रोटियां बन रही थी, नैना साहनी की लाश को डाल दिया और फिर बटर डाल कर उसे जलाया था। तो तंदूर कांड की ये पूरी कहानी डिटेल में कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। तंदूर कांड आप वहां सुन सकते हैं। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। पुलिस के पास भी जाता, पूछता, फॉलो अप करता कि मेरी बीवी का कोई सुराग मिला। लेकिन जब वक्त बीता, 6 दिन हो गए, तो पुलिस को गुरुमूर्ति पे कुछ शक होने लगा और कोई सुराग मिल नहीं रहा था। पुलिस ने कहा चलो एक तरीका आजमा के देखते हैं गुरुमूर्ति के ऊपर। उन्होंने गुरुमूर्ति को बुलाया कि आओ तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। अब गुरुमूर्ति से वही सारे सवाल जो 6 दिन से हो रहे थे घुमा फिरा कर करना शुरू किया। जब घुमा फिरा कर करना शुरू किया तो पुलिस ने पाया कि जो उसके पहले दिन के जवाब थे, जो दूसरे दिन के जवाब थे, जो तीसरे दिन के जवाब थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। उसके स्टेटमेंट बदल रहे हैं। जबकि एक शख्स जिसकी बीवी गायब हो उसको एक एक चीज़ याद होगी, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और वो भी जब बीवी अभी मिल नहीं रही है, 6 दिन बीत चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब स्टेटमेंट में ये उसके भटकाव देखने को मिला तो पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद फिर हैदराबाद पुलिस ने कहा चलो अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। इसके बाद उन्होंने गुरुमूर्ति से अपने तरीके से वही पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की।
सीधा साधा आदमी, गुरुमूर्ति, इंडियन आर्मी में रह चुका है, DRDO में काम करता है सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर के तौर पर। तो वो ज़्यादा देर तक पुलिस के वो पुलिसिया अंदाज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर उसने कहा कि साहब मैं हकीकत बताता हूँ। पुलिस ने कहा बताओ। उसने कहा कि सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। अब पुलिस की टीम को लगा कुछ तो है। अब पुलिस की एक पूरी टीम गुरुमूर्ति के लेकर उसको हैदराबाद के उसी मीरपेट इलाके में पहुंचती। मीरपेट इलाके में जाने के बाद वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, पुलिस वालों को साथ लेकर अंदर जाता है और सीधे ले जाकर किचन में रुक जाता है। किचन में स्टोव के बराबर में एक बड़ा सा प्रेशर कुकर रखा था। वो प्रेशर कुकर पुलिस को दिखाता है और कहता है कि आखिरी बार मेरी वाइफ माधवी इसी प्रेशर कुकर से निकलकर बाहर गई थी। पहले तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अंदर घुसते ही पुलिस वालों के भी थोड़े हालत ख़राब कि क्या बोल रहा है क्या है। कई बार ऐसा होता है जब कोई क्रिमिनल या कातिल जब वो कुछ अपनी कहानी सुनाता है ना, तो बेशक वर्दी में हो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान है, वो भी डरने लगते हैं। जैसे निठारी केस में उसको देखकर जब वो बयान देता था तो पुलिस वाले डर जाते थे। तो यहाँ पे भी जब उसने बताया कि इस कुकर के रास्ते ही वो घर से बाहर गई, तो पुलिस को लगा कुछ तो अब गड़बड़ है। फिर वो पुलिस वाले को किचन से निकालकर बाथरूम ले जाता है और कहता है ये वो जगह है जहां से निकलकर वो किचन के उस कुकर तक पहुंची थी। पहले तो ये लगा गुरुमूर्ति की पता नहीं मानसिक हालत, दिमागी हालत ठीक है कि नहीं। अब दोनों चीजें बताने के बाद वो पुलिस वालों को लेकर अपने घर से दूर एक नदी के पास ले जाता है और उस एक नदी का नाम भी है जो उसके घर के पास है। उससे नदी में ले जाने के बाद नदी के किनारे वो पुलिस से कहता है कि मेरे घर और वहाँ से किचन से निकलने के बाद माधवी इस नदी में आई है और उस नदी का नाम है जिले लाकुडा लेक। एक झील है लेकिन गहरी है, पानी काफ़ी तेज है। 3 स्पॉट वो पुलिस को दिखा चुका। अब इसके बाद बारी थी उसको कहानी सुनाने की और फिर उसने पुलिस को कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं शाम को आया 16 जनवरी को घर में, तो मेरी बीवी से झगड़ा हुआ। उसने कहा झगड़े की वजह वही थी जो मैंने आपको सच बताया। वो पोंगल पे अपने घर जाना चाहती थी, मैंने उसे मना किया। इस पर उसने मुझे कुछ टोन मारा, कुछ बोला, मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने उसका गला पकड़ा, उसने भी हाथापाई की और उसी गुस्से में मेरा हाथ उसके गले पे इतने ज़ोर से कसा कि उसने दम तोड़ दिया। जब उसकी मौत हो गई तब मैं पहली बार घबराया। मुझे लगा ये मैंने क्या किया, और अब मुझे पुलिस कानून का खौफ आने लगा कि मेरे हाथ से एक मर्डर हो गया है। क्या होगा, मेरे बच्चे जानेंगे तो क्या होगा, लोग जानेंगे तो क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल में पता नहीं क्या होगा। तो मैं अब लाश को रखकर कई घंटे तक सोचता रहा कि मैं करूं क्या। और जिस इलाके में मैं रहता था वहाँ से एक पूरी लाश को, एक डेड बॉडी को उठाकर घर से बाहर ले जाना और कहीं ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल काम था। तो मैं अब कई घंटे तक सिर्फ यही सोचता रहा कि इस लाश को करूं क्या और इस लाश से पीछा कैसे छोड़ूं। उसने कहा तभी मुझे ख्याल आया कि अगर इस लाश को इस हाल में पहुंचा दूं कि शिनाख्ती ना हो पाए तो फिर कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। दूसरा, इस लाश को इतने हिस्से कर दूं कि जब मैं बाहर लेकर जाऊं तो ये समझ ही में नहीं आए कि कोई डेड बॉडी ले जा रहा है या किसी थैले में कोई सब्जी लेकर जा रहा है। ये आइडिया आते ही उसने लाश को बाथरूम में ले गया। वो बाथरूम में ले जाने के बाद उसने तेज धार हथियार से अब लाश के टुकड़े करने शुरू किए। वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और फिर उन्हें एक पॉलीथिन में रखता, पर उसे लगा कि ये कब तक करता रहूंगा और फिर कहीं बदबू ना आ जाए। तो उसे याद आया कि अगर इस लाश के टुकड़ों को उबाल दूं तो स्मेल नहीं आएगी, और फिर शायद उबालने के बाद वो जो एक ह्यूमन बॉडी का पूरा एक शेप और बाकी चीज़ें वो भी पहचान में नहीं आएंगी। इत्तेफाक से उसके घर में एक बड़ा सा प्रेशर कुकर था। तो पहली किस्त में उसने लाश के छोटे टुकड़े किए, प्रेशर कुकर में डाला, उसे उबाला। उबालने के बाद उसे पॉलीथिन में डाला,
इसके बाद धीरे धीरे वो अब लाश के टुकड़े करता जाता, प्रेशर कुकर में डालता जाता। 16 जनवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ। 17 और 18 3 दिन 72 घंटे तक वो अपने घर में बैठकर लाश के टुकड़े करता रहा, उबालता रहा। इधर दोनों बच्चे 16 जनवरी को ही इत्तेफाक से, जब ये मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, उससे पहले उसने मना कर दिया था कि तुम मैके नहीं जाओगी, तो उसने कहा कम से कम बच्चों को तो पोंगल मनाने दो। तो बच्चे अपनी बुआ मौसी के घर पहुंच गए थे। तो घर में कोई और था नहीं सिवाय पति पत्नी के, और उसे पता था कोई आएगा नहीं। तसल्ली से 72 घंटे तक उसने लाश के टुकड़े किए, प्रेशर कुकर में उबाला और फिर पॉलीथिन में डालता गया। लेकिन अब उसके बाद उसके सामने एक और दिक्कत आई। उसे लगा लाश के टुकड़े तो हो गए, लेकिन जो लाश की हड्डियां हैं वो कैसे, उसका क्या करूं, वो तो उबलेंगी नहीं। फिर उसने एक वजनी चीज लाई, लाश की हड्डियों को काटा, फिर उसको मूसल से तोड़ा, फिर उसके बाद वो ग्राइंडर लेकर आया, उसमें उसने उस हड्डी को एक तरह से पीस ही दिया। फिर उन सबको भी उसने उस कुकर में डाला, मिलाया, और फिर 72 घंटे तक ये सारी चीज़ें करने के बाद वो जाता है इसी लेक पर, और लेक पर ले जाने के बाद उन टुकड़ों को पानी के बीच में जाकर फेंकता ताकि ये किनारे भी नहीं आए। तो जिल्ले लाकुडा लेक, वहाँ ले जाकर फेंकता। 16, 17, 18 जनवरी तक उसने ये सारा काम कर दिया, और इत्तेफाक से 18 जनवरी को ही उसके इन-लॉज हैदराबाद के उसी घर में आ गए। लेकिन ये सारा काम करने के बाद उसने पूरे घर की एकदम तसल्ली से सफाई की। एक एक कोना को धो डाला, एक एक चीज़ साफ किया, प्रेशर कुकर साफ किया, और उसको वहीं किचन में ही रख दिया। और ये सारा कुछ करने के दौरान वो 3 दिनों तक उसी घर में आराम से रहा। अब इन-लॉज आए, उसके बाद रिपोर्ट हुई, खुद पुलिस के पास गया, सब कुछ ढूंढ रहा है, जैसे वो बहुत परेशान है। अब जब उसने सारी चीज़ें बता दी तो फिर पुलिस की एक टीम डॉग स्क्वाड के साथ उसी लेक पर पहुंचती है। वहाँ तफ्तीश शुरू हो जाती है 22 से ही। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, कई गोताखोर भी उतारे गए। लाश का एक छोटा सा टुकड़ा भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब उस लेक में बहुत सारी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। पुलिस को अंदेशा यही है कि जिस तरीके से बॉयल किया गया, फेंका गया, तो शायद लाश के टुकड़े मिले नहीं, हड्डियों के मिलने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि उसने उसको ग्राइंडर में पीस डाला। अब फॉरेंसिक की टीम पहुंची उसके घर पर, क्योंकि नंगी आंखों से देखने में घर से एक भी चीज़ नहीं मिली। लेकिन कितनी भी सफाई कर दो, कई बार कुछ सुराग सबूत फॉरेंसिक के, कुछ मांस का लोथड़ा, स्किन या ब्लड का कोई स्टेन, वो मिल जाता है। तो फॉरेंसिक की टीम ने घर के कोने कोने को, यहाँ तक कि प्रेशर कुकर को भी कब्जे में लिया, बाथरूम के नल, हर चीज़ को एग्जामिन किया, और वहाँ से नमूने उठाए और अपने साथ ले गई। अब उस रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि उन नमूनों में से कहीं भी ह्यूमन बॉडी के कुछ अंश मिले हैं कि नहीं, कोई ब्लड स्टेन मिला है कि नहीं। कातिल इकबाल जुर्म कर चुका है, कातिल पुलिस के कब्जे में है, कत्ले का तरीका भी बता दिया है, वो प्रेशर कुकर भी पुलिस को दे दिया है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पुलिस को लाश के नामो निशान के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर लाश का कोई टुकड़ा ना मिले, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम जो घर में अब तक गई, जो छानबीन की, वहाँ से भी अगर सिर्फ ब्लड स्टेन या ऐसी कोई चीज़ छोटी मोटी मिल भी जाए, तो ये केस अदालत में कहाँ जाकर रुकेगा। क्योंकि ऐसे ही केसेस में आमतौर पर जो क्रिमिनल होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब ये हैदराबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कातिल है इकबालिया, उसका बयान है, लेकिन पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट अदालत में मान्य नहीं होता है। तो वहाँ पे चाहिए प्रूफ, सबूत, एविडेंस, विटनेस, और इनमें से अभी तक सारी चीज़ों में पुलिस के हाथ खाली हैं। अगर उस लेक से एक भी लाश का टुकड़ा मिल जाए तो डीएनए के जरिए पुलिस इस्टेब्लिश कर सकती है कि वो माधवी का टुकड़ा है। उस घर से अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो भी थोड़ा सा केस में हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर गुरुमूर्ति को क्या सज़ा दिला पाएगी हैदराबाद पुलिस, फिलहाल ये कहना मुश्किल है।
गुरुमूर्ति इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत दे रखा है, पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ हो रही है और ये भी पुलिस कंफर्म कर रही है कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, उसी लेक में उसने फेंका या कहीं और फेंका, कुछ उलझा तो नहीं रहा है। लेकिन अब तक जो वहाँ के पुलिस सोर्सेज हैं उनका कहना है कि जो उसका स्टेटमेंट है वो यही है कि उसी लेक में फेंका। तो पुलिस की जांच जारी है, अब देखिए इसमें वो क्या सबूत लेकर आती है। लेकिन इस कहानी के सामने आने के बाद इस मीरपेट इलाके में जिसने भी ये सुना है, ये घर एक तरह से इस वक्त उन लोगों के लिए एक पता नहीं क्या टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो गया। हर कोई आकर देखना चाहता है कि यही वो घर अच्छा जिसमें कुकर में उबाला गया। पूरे लोकल न्यूज़पेपर भरा हुआ है इस स्टोरी से, लोग दूर दूर से आकर देखना चाहते हैं इस घर को। ये भी एक अलग है कि एक ऐसी वारदात में भी तमाशबीन पैदा हो जाते हैं। लेकिन शुरू में जो मैंने कहा था, मतलब इंसानी दिमाग से खतरनाक कुछ नहीं, और इंसानी दिमाग कहाँ तक जाए समझ पाना भी मुश्किल है। बेहद अफसोसनाक कहानी और दहलाने वाली कहानी। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर यह मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें, अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।